बात करते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ की, जहां चलती कार से पटाखे फोड़ने का वीडियो सामने आया है। कार सवार युवकों को किसी का कोई डर नहीं था। चलती कार की खिड़की से लटका हुआ शख्स पटाखों में आग लगा रहा था तो दूसरा वीडियो बना रहा था। कार सड़क पर चलती जा रही थी और देखिए किस तरीके से कार की छत पर पटाखे रखकर फोड़े जा रहे हैं। पहला पटाखा, दूसरा पटाखा और फिर तीसरा पटाखा फटता है। तीसरा पटाखा फटते ही चलती कार की खिड़की से एक युवक निकलता है और कार की छत पर देखता है और तभी चौथा पटाखा फट जाता है। ऐसे में युवक खिड़की से दूर होने की कोशिश करता है। इस बीच कार खंभे के बगल से गुजरती है। अगर कार थोड़ी सी और खंभे के नजदीक होती तो हादसा होना तय था। ये घटना लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के रोड की बताई जा रही है। चलती कार पर पटाखे फोड़ने और उसका वीडियो बनाने वाले इन हुड़दंगियों को किसी का डर नहीं था, न ही इन्हें इस बात की चिंता थी कि सड़क पर उनकी इस हरकत से कोई घायल हो सकता था, और न ही इस बात का डर था कि ये खुद किसी हादसे का शिकार हो सकते थे। इस बीच बड़ी खबर का रुख करें। दिल्ली में दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी, जिसके बीच दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिल्ली की हवा का स्तर बहुत खराब से लेकर गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया है। दिल्ली के अक्षरधाम समेत कई इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्तर को पार कर गया है। पूरे दिल्ली NCR में घना स्मॉग छाया हुआ है, जिससे दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया है। डॉक्टर्स ने लोगों को घर के अंदर रहने और बाहर निकलने पे मास्क लगाने की सलाह दी है। दिवाली के जश्न के बाद राजधानी दिल्ली और NCR में सांस लेना मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आतिशबाजी को लेकर आंशिक आदेश के बाद राजधानी दिल्ली में जोरदार पटाखे चले, लेकिन उस पटाखे के बाद अब राजधानी दिल्ली में सांस लेना बेहद मुश्किल हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स तमाम जो इलाके हैं वहां पर बढ़ा हुआ पाया गया है और वो 300 के पार हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय हम देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के सामने खड़े हैं और आप देखिए कि अगर जिस तरह का ये स्मॉग अभी आपको तस्वीरों में दिख रहा है, उसमें मेरे पीछे आपको राष्ट्रपति भवन गायब हुआ दिख रहा है। राजधानी दिल्ली में लगातार जो प्रदूषण है उसकी वजह से तमाम जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर डॉक्टरों की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो अस्थमा के पेशेंट हैं या जो छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। और अगर हम इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको तस्वीरों में दिखाएं तो देखिए मेरे मोबाइल में आपको मेजर ध्यानचंद एयर क्वालिटी इंडेक्स जो CPCB की तरफ से जारी किया जाता है उसमें लिखा हुआ है 362, यानी कि अत्यंत गंभीर श्रेणी में अभी की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। दिल्ली एक बार फिर गैस चेंबर में तब्दील होने की तरफ बढ़ रही है। हवा में हर तरफ धुएं की परत नजर आ रही है। राजधानी की हवा में घुले इस जहर ने सूरज की किरणों को ढक दिया। लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन शुरू हो गई। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना चलने में और सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और पोल्यूशन लेवल इस कदर बढ़ा हुआ है कि देखो हमें यहाँ से इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन जो हमें क्लियर दिखाई देते थे वो नहीं दिखाई दे रहा है। पोल्यूशन की हालत ख़राब है, बिकॉज पहले जब हम साइकिलिंग करते थे ऊपर नॉर्थ ब्लॉक से आपको इंडिया गेट नज़र आता था, पहली बात। अभी पोल्यूशन और ये सब स्मॉग की वजह से आपको या तो कुछ आपकी विजिबिलिटी कम होगी। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। इसे देखते हुए दिल्ली में ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है। इसके तहत निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ सख्ती की जाएगी। डीजल जनरेटर सेट के उपयोग को सीमित कर दिया गया है। दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर और बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है, यानी अगले कुछ दिन तक दिल्ली के लोगों को दम घोंटू हवा से राहत नहीं मिलेगी। तो अब आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो हालात खराब हैं वो दिल्ली में कहाँ हैं। दिल्ली के द्वारका, वजीरपुर, आनंद विहार और अशोक विहार में हालात बेहद खराब है। द्वारका में AQI 338 दर्ज किया गया। वजीरपुर की बात करें तो वहां 408 रहा, आनंद विहार में 348 और अशोक विहार में 386 रहा। दिल्ली के RK पुरम में AQI 380 तो रोहिणी में 370 रहा।
पटपड़गंज में भी ये 343 तक पहुंच गया। दिल्ली के पूसा रोड में AQI का लेवल 355 तक पहुंच गया। विवेक विहार इलाके में 354 के लेवल को इसने छुआ तो चांदनी चौक में 338 रहा। दिलशाद गार्डन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 319 दर्ज किया गया। नरेला में 306 तो मुंडका में 304 रहा। AQI 300 के पार रहने का मतलब साफ है कि हवा बेहद जहरीली है, जिससे सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और दूसरी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं यूपी के हापुड़ की, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली कार से भिड़ गई। टक्कर होते ही ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी तरह से पलट गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। हादसे में कार को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि फ्लाईओवर के नीचे उतरते ही कार यू टर्न लेने के लिए मुड़ती है, तभी नीचे से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली कार से जा भिड़ती है। पहले तो ट्रैक्टर का ड्राइवर कार को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तेज रफ्तार होने की वजह से नियंत्रण नहीं रख पाता और ट्रॉली कार के पिछले हिस्से पर पलट जाती है। ट्रैक्टर की ट्रॉली में ईंटें भरी हुई थी, जो भिड़ंत होते ही सड़क पर बिखर गई। पास से गुजर रहा एक ई-रिक्शा भी हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बचा। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यह हादसा NH9 हाईवे पर निजामपुर के पास हुआ। दिवाली पर देश के कई शहरों में आग लगने की खबर सामने आई। हम आपको मेरठ, हैदराबाद, मुरैना, बुलंदशहर, सोनभद्र और देहरादून की ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आग का तांडव देखने को मिला। इन इलाकों में आग लगने की वजह से दहशत मच गई और यहां लाखों का नुकसान भी हुआ है। और किस तरह से दिवाली के मौके पर आग का तांडव देखने को मिला है, वो आप इन 6 तस्वीरों के जरिए देखकर समझ सकते हैं। बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां दीपावली की रात निरंजनपुर मंडी में आग लग गई। आग की वजह से मंडी में रखे फल, सब्जियां और कई दुकानों का सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग गोदाम के ऊपर रखी खाली क्रेट्स में लगी। आग इतनी तेजी से भड़की कि पल भर में ही उसने पूरी सब्जी मंडी को अपनी चपेट में ले लिया। वीडियो में देख सकते हैं कि आग की लपटें कितनी तेजी से ऊपर उठ रही हैं। बताया जा रहा है कि दिवाली के पटाखों से मंडी में आग लगी। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मंडी में रखी सब्जियां और फल पूरी तरह से नष्ट हो गए। दुकानदारों का लाखों का माल खाक हो गया। निरंजनपुर मंडी शहर की सबसे व्यस्त मंडी मानी जाती है। मध्य प्रदेश की नीमच जिले में पटाखे की चिंगारी से एक मकान में आग लग गई। आग की वजह से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग ने पल भर में ही पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घर में लकड़ी का काफी सामान रखा हुआ था, जिससे आग तेजी से फैल गई। आग लगते ही आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने के बाद काफी देर तक धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण पटाखा जलाने में लापरवाही बरतना बताया जा रहा है। पटाखे की एक चिंगारी मकान के अंदर पहुंच गई, जिससे आग भड़क उठी। इस हादसे के बाद प्रशासन की टीम ने पटाखे जलाने वालों से सावधानी बरतने की अपील की। यूपी के बुलंदशहर में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से हाहाकार मच गया। आग की चपेट में आसपास की कई दुकानें भी आ गई। यह हादसा कोतवाली नगर क्षेत्र के अंसारी रोड बाजार में हुआ। वीडियो में देख सकते हैं कि आग लगने के बाद ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। आग धीरे धीरे फैलती जा रही है। कबाड़ के गोदाम में लगी आग थोड़ी ही देर में पड़ोस के कुछ दुकानों तक भी जा पहुंची। बताया जा रहा है कि पशु अस्पताल में भारी मात्रा में कबाड़ इकट्ठा था। दिवाली की वजह से इलाके में लोग पटाखे जला रहे थे, इसी वजह से आग तेजी से भड़क गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग की वजह से कई दुकानों के गिरने का खतरा हो गया है।
हैदराबाद में गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोदाम में प्लास्टिक का सामान और ज्वलनशील पदार्थ रखे होने की वजह से आग तेजी से भड़की। थोड़ी ही देर में गोदाम धू-धू कर जल उठा। जिस जगह आग लगी उसके आसपास रिहायशी इलाका भी था। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले पूरे इलाके को खाली कराया। सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। चारों तरफ पानी की बौछारें की गई। भीषण आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। कड़ी मेहनत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हरियाणा के अंबाला शहर में दीपावली पर आग का कहर दिखा। आग इतनी भयानक थी कि चंद मिनट में पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया, जिसे बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को बुलाना पड़ा। और भी तेजी से फैल रही थी। आग की तेजी और गोदाम में मौजूद टायर, प्लास्टिक और रिसाइकलिंग के सामान की वजह से आग बुझाने की हर कोशिश फेल हो रही थी। टायर है और प्लास्टिक का सामान है और इसमें आग लगी अचानक। आग तो अभी हमारी 2 वाटर बाउस 10,000 लीटर वाली 2 गाड़ियां लग चुकी हैं और हमें अभी स्टेशन से और भी गाड़ियां, फायर गाड़ियां मंगाई है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरे गोदाम को अपने कब्जे में ले लिया और धीरे धीरे ये गोदाम के बाहर तक फैल गई। दमकल कर्मी कई घंटे आग बुझाने के लिए जूझते रहे। अभी तक किसी के हताहत होने या चोटिल होने की जानकारी सामने नहीं आई है। यूपी पुलिस ने ठुकराए गए बुजुर्गों की दिवाली रोशन कर दी। एटा में पुलिस अधिकारी वृद्धाश्रम पहुंचे और बुजुर्गों के साथ दिवाली मनाई, जिसके बाद दिवाली पर मुरझाए चेहरे फिर मुस्कुरा उठे। इन चेहरों पर दिया जलाते वक्त फैली मुस्कान बहुत ही स्पेशल है। जिनको इन्होंने अपने खून पसीने से सींचकर बड़ा किया, उन्हीं लोगों ने इन्हें बुढ़ापे में भटकने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद एटा के वृद्धाश्रम ने उन्हें सहारा दिया और इनकी दिवाली भी रोशन हो, इसके लिए एटा की पुलिस आगे आई। हमारे बुजुर्ग यहाँ हैं, उनका जो है आशीर्वाद लेने आए हैं और साथ ही साथ उनके साथ कुछ पल बिता करके अपने बुजुर्गों के प्रति जो है सच्ची कम से कम उनके प्रति जो है एक श्रद्धा का भाव। एटा पुलिस ने बुजुर्गों के साथ दिवाली मनाई, उन्हें मिठाइयां दी और उनका आशीर्वाद लिया। पुलिस परिवार के साथ दीपावली मनाकर बुजुर्गों को अपने परिजनों की कमी महसूस नहीं हुई। उन्हें पुलिस परिवार ही अपना परिवार लगा। अच्छा लग रहा है, अपने परिवार की तरह ही लग रहा है। अच्छा। एटा के एसएसपी ने बुजुर्गों को मिठाई देकर उनका आशीर्वाद लिया। बुजुर्ग भी सब कुछ भूलकर एक बार फिर मुस्कुरा उठे। बॉलीवुड एक्टर और मशहूर कॉमेडियन गोवर्धन असरानी का निधन हो गया। 84 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। कई दिन से असरानी अस्पताल में एडमिट थे। उनकी इच्छा के अनुसार बिना किसी को बताए उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो सभी को हंसाने वाले, गुदगुदाने वाले कॉमेडियन असरानी, जिनका पूरा नाम था गोवर्धन असरानी, उन्होंने दुनिया को 84 साल की उम्र में अलविदा कर दिया। और ये उनकी इच्छा थी कि उनकी मृत्यु की खबर, उनके अंतिम संस्कार की खबर किसी को ना दी जाए, तो इसीलिए उनकी इच्छा के अनुसार बिना किसी को बताए अंतिम संस्कार किया गया। दीपावली के दौरान की गई लापरवाही आंखों के लिए मुसीबत बन गई। हैदराबाद में पटाखों से आंख पर चोट लगने के 19 मामले सामने आए हैं, जिनमें 2 ऐसे हैं जिनमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। अमूमन पटाखे फोड़ने के दौरान बच्चे आगे रहते हैं। ऐसे में हैदराबाद के सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल में बच्चों के केस ज्यादा आए हैं। ये चोट बच्चों और युवाओं को तब लगी जब वो पटाखे जलाने के दौरान नजदीक गए या उन्हें देखने के लिए झुके। अभी तक हमारे पास 19 केसेस आए हैं, जिसमें से 11 केसेस बच्चों के हैं और बाकी के केसेस अडल्ट्स के हैं। अभी तक देखा गया है कि 2 ग्रीवस इंजरीज यानी ज़्यादा जो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ने वाली हो सकती है, वो केसेस सिर्फ 2 ही आए हैं। बाकी के सब हम यहीं पे ड्रॉप सप्लाई करके उनको ट्रीट करके भेज। बात करते हैं यूपी के बस्ती की, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। एक परिवार मथुरा से दर्शन कर लौट रहा था, तभी उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयंकर था कि देखने वालों के होश उड़ गए।
तेज रफ्तार कार पहले रेलिंग से टकराई, फिर 360 डिग्री पलटते हुए सीधी खड़ी हो गई। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां एक शख्स बड़े आराम से जा रहा था। वो गाड़ी की चपेट में आने से बाल बाल बचा। रेलिंग से टकराने के बाद गाड़ी पलटते हुए सीधी खड़ी हो गई, लेकिन उसमें बैठे लोग अंदर ही फंस गए। कुछ देर बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें फंसे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भिजवाया गया। उत्तराखंड के रामनगर में सड़क से जा रहे लोग अचानक अपनी गाड़ियों को छोड़कर यहां-वहां भागने लगे, क्योंकि वहां सड़क पर एक हाथी आ गया था जो वहां से निकल रही गाड़ियों का पीछा करने लगा। हाथी ने भंडार पानी मार्ग से निकल रही एक कार का पीछा किया तो कार सवार लोगों की हालत टाइट हो गई। पहले तो कार वाले ने गाड़ी रिवर्स पर लेकर पीछे की, लेकिन जब हाथी ने कार का पीछा करना नहीं छोड़ा तो कार सवार लोग उतरकर भाग खड़े हुए। वो पीछे हो जाओ बच्चों, पीछे हो जाओ। हाथी काफी देर तक सड़क के आसपास ही घूमता रहा, लेकिन जब वो जंगल की तरफ भागा तब जाकर लोगों की जान में जान आई। अरे अंकल एक साइड तो बच जाओ, दूसरों को निकलने दो यार। छठ का त्योहार और बिहार में चुनाव होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, मुंबई से अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में जगह न मिलने की वजह से यात्री बहुत परेशान हैं। छठ पर्व में शामिल होने के लिए कंधे पर सामान लादकर यात्री मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचे, लेकिन ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ थी कि लोग दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा करने के लिए मजबूर दिखे। पवन एक्सप्रेस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग इस तरह गाड़ी में ठुसे हुए हैं, जगह नहीं है, बाकियों को ऐसे ही जाएंगे। मेरे को तो जगह मिल गई है, अभी जाऊंगा। बहुत दिक्कत में चल रहे हैं। कितने घंटे पहले लाइन लगाए थे? 11 बजे लाइन लगाया था। 11 बजे रात में लाइन लगाया था जी मैम, तो अभी तक कोई सीट में बहुत गर्दी ज्यादा है। तस्वीर देखिए, यहाँ पर इतनी भीड़ है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी यही हाल था। बड़ी संख्या में बड़े और बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग कंधे पर सामान लादकर स्टेशन पहुंचे। छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और इसी के चलते जो उत्तर प्रदेश और बिहार और साथ ही पूर्वोत्तर के कई राज्यों के लोग हैं अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस बार आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया था, जो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह मुस्तैद दिखे और आने जाने वाले लोगों को गाइड कर रहे थे। अखिलेश यादव ने दीपोत्सव के खर्च को लेकर सरकार पर हमला बोला था और अब पूरी बीजेपी अखिलेश यादव को धर्म विरोधी साबित करने में जुट गई है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बयान दिया था वो विरोधियों के लिए सियासी हथियार बन गया। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना है? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सरकार हटाइए इसको। देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। अब अपने इस बयान पर अखिलेश बीजेपी के निशाने पर आ गए। जगदम्बिका पाल ने उन्हें रामायण के जरिए इसका महत्व समझाया। अखिलेश यादव को ये ज्ञान नहीं है कि दीपावली का पर्व कैसे शुरू हुआ। जब भगवान प्रभु श्री राम लंका पे रावण का वध करके पुष्पक विमान से लौटे थे, उस समय अयोध्या में त्रेता युग में घर घर उनके स्वागत के लिए दिया जलाया था और पूरे अयोध्या में भगवान श्री राम का सम्मान और स्वागत हुआ था। उधर बीजेपी के कई नेता अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं कि अगर दीपोत्सव अयोध्या में नहीं होगा तो फिर कहां होगा? जो दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, उस धर्म के बारे में कि वो सीखे जाके रामोत्सव अयोध्या में नहीं होगा, कहाँ होगा? समाजवादी पार्टी का ये बयान सनातन के बारे में और रामोत्सव के बारे में ये निश्चित रूप में जो हिंदू संस्कृति है उसका भी अपमान है। अखिलेश यादव पहले भी इस तरह के कुछ बयान दे चुके हैं जिस पर बीजेपी बुरी तरह भड़की थी और एक बार फिर वही हो रहा है। हरिद्वार में एक मगरमच्छ ने दहशत फैला दी। मगरमच्छ लक्सर क्षेत्र के जैतपुर गांव में घुस गया था। ग्रामीणों ने जैसे ही आबादी क्षेत्र में मगरमच्छ को देखा, उनके होश उड़ गए। मगरमच्छ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। सभी लोग मोबाइल फोन से उसका वीडियो बनाने लगे। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ने का काम शुरू कर दिया। वन विभाग की टीम के एक सदस्य ने रेस्क्यू स्टिक से मगरमच्छ की गर्दन को दबाया और पूंछ पकड़कर उसे उठा लिया।
रेस्क्यू टीम ने मगरमच्छ को गाड़ी में लादा और वहां से लेकर चले गए। थोड़ी देर में ही मगरमच्छ को ले जाकर पानी में छोड़ा गया। रेस्क्यू टीम की पकड़ से निकलते ही मगरमच्छ ने तेजी से पानी में छलांग लगा दी। दिवाली के मौके पर मध्य प्रदेश के देवास में स्थित योगमाया लक्ष्मी मंदिर में अलग ही नजारा दिखा। वहां माता लक्ष्मी का नोटों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। दिवाली पर माता लक्ष्मी मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से सजाया गया। मंदिर में नोटों का अनोखा श्रृंगार किया गया। इसके लिए 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के नोटों से माता के मंदिर को सजाया गया। नोटों से सजाने के साथ ही मंदिर में सोने, चांदी, हीरे मोती के आभूषण भी स्थापित किए गए। विदेशी मुद्राएं भी माता के चरणों में रखी गयी। प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को देखिए किस तरह से 1,12,00,000 रुपए के नोटों से सजाया गया है, संवारा गया है। बताया गया कि मंदिर को नोटों से सजाने के लिए 10 से ज्यादा दिन लग गए। मंदिर में सुबह 8 बजे अभिषेक, पूजन, पाठ और महाआरती हुई। इसके बाद भक्तों के दर्शन का सिलसिला दिन भर चलता रहा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में दिवाली पर हैरान करने वाली तस्वीर दिखी। यहाँ के गंगापुर इलाके में दिवाली के जश्न के लिए सुबह 5 बजे से ही लोग लाइन में लग गए। ये लंबी लाइन किसी मंदिर में दर्शन के लिए नहीं लगी, बल्कि ये लोग पटाखे खरीदने के लिए सुबह सुबह कतार में लग गए। तस्वीरें महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के गंगापुर इलाके की, जहां मुंद्रा पटाखा स्टॉल से पटाखा खरीदने के लिए 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइन लगी। पटाखों के लिए ऐसा क्रेज हैरान करने वाला था। आतिशबाजी और दूसरे बम लेने के लिए लोग घंटों कतार में खड़े दिखे। सुबह 5 बजे ये दुकान खुल जाती है। रात 12 बजे तक यहाँ पटाखों के लिए हाउसफुल भीड़ देखने को मिल रही है। दिवाली के मौके पर हरियाणा के रेवाड़ी से पुलिस ने अवैध पटाखों का जखीरा पकड़ा। पटाखों के साथ साथ 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया। किसी को शक न हो, इसीलिए जूस की दुकान के अंदर अवैध पटाखों का कारोबार चलाया जा रहा था। सब्जी वाले कार्टन में पटाखे छिपाकर रखे गए। पुलिस को सूचना मिली कि रेवाड़ी के भेरूक चौक पर अवैध रूप से पटाखे बिक रहे हैं, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। बड़ी मात्रा में अवैध पटाखों का जखीरा पकड़ा। पटाखों के कई कार्टन जब्त किए गए। इस मामले में पुलिस ने पटाखे बेच रहे 2 भाइयों को भी हिरासत में लिया है। बिहार में महागठबंधन का दावा था कि वो एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता महागठबंधन में दरार गहरी होती चली गई और नतीजा ये हुआ कि आखिरी वक्त तक आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल प्रत्याशियों का ऐलान करते रहे। पिछले कुछ दिनों से लालू यादव आरजेडी के प्रत्याशियों को सिंबल बांटते तो दिख रहे थे, लेकिन औपचारिक रूप से आरजेडी की तरफ से कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई। और अब जब नामांकन का आखिरी वक्त आया तो आरजेडी ने एक साथ 143 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रख दी, जिसमें 18 मुस्लिमों के नाम थे तो 24 महिलाओं के। लेकिन सवाल ये पूछा जाने लगा कि आखिर आरजेडी को ऐसा क्यों करना पड़ा? लिस्ट जारी करने में इतना वक्त क्यों लगा? क्या महागठबंधन में आखिरी वक्त तक बात नहीं सुलझ पाई? क्योंकि जब से आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेच शुरू हुआ, तब से ही दोनों दलों के बीच दूरियां नजर आने लगी। ना तो राहुल और तेजस्वी की कोई मुलाकात हुई, ना ही फोन पर बात। दोनों ही दल अपनी जिद पर अड़े रहे और महागठबंधन देश भर में सीट बंटवारे को लेकर बदनाम होता रहा। महागठबंधन के अंदर सिर फुटौल हो रहा है और राजद, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जितने भी महागठबंधन के दल हैं, आज एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में अपना समय बिता रहे हैं। जनता देख रही है, मतदाता देख रही है कि जो महागठबंधन सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है, वो बिहार को नहीं चला सकती है। उधर महागठबंधन मजबूती का दावा तो कर रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई। आरजेडी और कांग्रेस के बीच कई दौर की बातचीत हुई। कभी दोनों दल एक साथ पटना में बैठे तो कभी दिल्ली में, और दोनों ही दलों ने ठान लिया था कि जितनी सीटों पर उनकी तैयारी है उतनी सीटों पर वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 48 प्रत्याशियों के नाम सामने रखे।
उसके बाद कुछ और लिस्ट जारी की। सबसे आखिरी लिस्ट 19 नवंबर की रात को आई, जिसमें 6 प्रत्याशियों का नाम था। कुल मिलाकर कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए 60 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। इस लिस्ट में जिस कहलगांव और सिकंदरा से कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा, वहां से आरजेडी पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। साफ है कि ना तो कांग्रेस पीछे हटी, ना ही आरजेडी। 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है। हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर, और कहलगांव के सीट के चलते उन्होंने सारे सीटों पर दे दिया, अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलितों पर। बाहर ऐसे चलेगा क्या? अब जो होना था वो तो हो चुका। ना तो गठबंधन तोड़ा जा सकता है, ना ही कोई दूसरा रास्ता बचा है। हालांकि दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की तारीख 23 अक्टूबर तक की है। अगर कुछ सीटों पर बात बनती है तो सियासी दोस्तों की तरह दुश्मनी में थोड़ी कमी जरूर आ सकती है। कहने के लिए तो बिहार में एनडीए के सामने महागठबंधन खड़ा है, लेकिन इस महागठबंधन में इतनी खटास है कि कई सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दल आमने सामने हैं, तो कुछ सहयोगी नाराज हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरजेडी और कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया और महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। जीएमएम ने ऐलान किया था कि वो 6 सीटों पर महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि आखिरी वक्त में पार्टी ने ये फैसला वापस ले लिया। अब जीएमएम बिहार में किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि जीएमएम के अंदर गुस्सा नहीं है। हेमंत सरकार के मंत्री तेजस्वी यादव को इतिहास याद दिला रहे हैं और समझा रहे हैं कि गठबंधन का धर्म कैसे निभाया जाता है। आरजेडी का एक सीट था तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने आरजेडी को बहुत बड़ा सम्मान दिया, एक विधायक और एक मंत्री दे दिया। यहाँ तो कॉलम है कि 4 विधायक पर 1 मंत्री होना चाहिए। आपका एक ही विधायक मंत्री दिया और हम लोग ये कहते रह गए। हमेशा सम्मान दिया आरजेडी को मुख्यमंत्री जी ने। हम लोग हेलीकॉप्टर पर नहीं बैठते थे, लेकिन आरजेडी का मंत्री हेलीकॉप्टर में बैठता था। दरअसल जीएमएम ने महागठबंधन को 12 सीटों की लिस्ट दी थी, लेकिन तेजस्वी सिर्फ 2 सीटों का ऑफर दे रहे थे, जिसके चलते जीएमएम नाराज हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि तेजस्वी यादव की तरफ से बार-बार सिर्फ आश्वासन दे दिया गया। पहले कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर अंदरूनी सवाल उठे और अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता आरके सिंह ने एनडीए के दागी प्रत्याशियों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आरके सिंह ने बिहार के लोगों के नाम खुला खत लिखा है और इसी खत में उन्होंने एनडीए के कई प्रत्याशियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले नंबर पर हैं अनंत सिंह। आरके सिंह ने पूछा कि जिस पर हत्या, नरसंहार और अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दिया गया? दूसरे नंबर पर हैं नवादा के एनडीए प्रत्याशी विभा देवी और राज बल्लभ यादव की पत्नी। आरके सिंह ने पूछा कि जो शख्स रेप जैसे मामले में आरोपी है, उसकी पत्नी को टिकट क्यों दिया गया? आरके सिंह की इस चिट्ठी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी नाम है और पूछा है कि जिस शख्स पर हत्या के साथ साथ सर्टिफिकेट में हेराफेरी का आरोप लगा, वो आज तक जवाब क्यों नहीं दे पाया? इसके अलावा आरके सिंह ने जगदीशपुर से एनडीए प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा और संदेश सीट से एनडीए प्रत्याशी राधा चरण सिंह को लेकर भी सवाल पूछा। आरके सिंह ने लोगों से अपील की कि अगर आपराधिक पृष्ठभूमि या फिर भ्रष्ट व्यक्ति को चुना जाएगा तो बिहार कभी भी विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। हालांकि आरके सिंह ने अपनी इस चिट्ठी में सूरजभान सिंह और शहाबुद्दीन के बेटे समेत कुछ आरजेडी प्रत्याशियों के नाम भी लिखे। साथ में ये भी कहा कि ऐसे लोगों को वोट करने से बेहतर होगा चुल्लू भर पानी में डूब मरना। इस पर भारतीय जनता पार्टी और सम्राट चौधरी जी कब स्थिति स्पष्ट करेंगे? आरके सिंह आपके ही पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने जो बातें कही है ये गंभीर मामला है और इस गंभीर विषय पर भारतीय जनता पार्टी को पब्लिक डोमेन में आकर के सारी बातों का स्पष्टीकरण देना चाहिए। चुनावी टेंशन के बीच महागठबंधन के नेताओं ने दिवाली भी मनाई। राहुल गांधी पुरानी दिल्ली के एक मिठाई की दुकान में पहुंचे। हालांकि राहुल वहां गए थे मिठाई खाने, लेकिन दुकान वाले ने उनकी शादी की बात छेड़ दी। आपके नाना जी को, दादी जी को, पापा को, दीदी को, सबको सर्व करा है। अब एक चीज का वेट कर रहे हैं, वो आपसे गुजारिश नहीं, आपकी शादी का हम कर रहे हैं कि उसकी मिठाई भी आप हमसे लें और सबसे पहले आप शादी करें। शादी की बात को फिर से मुस्कुराकर टालने वाले राहुल ने दुकान में अपने हाथ से मिठाई का पेस्ट बनाया। सदियों पुरानी इस मिठाई के दुकान में गांधी परिवार के लोग आते रहे हैं। दुकान के मालिक ने राहुल को उनकी तस्वीरें दिखाई, साथ में थोड़ा हंसी मजाक भी किया।
सर देखिए, अच्छा बनेगा तो हमने सिखाया और बुरा बना तो आपने नहीं सीखा। कभी कुली कभी बस वालों के बीच पहुंचने वाले राहुल दिवाली के सीजन में मिठाई बनाने वालों को जानने पहुंचे थे। कोई भी, मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई एकेडमी है जो मिठाई के कारीगर को ट्रेन करती है। रिस्पेक्ट नहीं है इसकी। मिठाई की दुकान में कुछ देर बिताकर बातें कर फोटो खींचकर राहुल गांधी वहां से निकल गए। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव ने भी दीपावली पर एक संदेश दिया। हालांकि चुनावी सीजन में इस संदेश में भी राजनीति छिपी थी। वीडियो के बहाने तेजस्वी ने एनडीए पर निशाना साधा। तेजस्वी ने दीपावली पर जहां एक तरफ देश को जगमगता हुआ बताया, तो ये भी कहा कि बिहार के हिस्से सिर्फ अंधकार आया है। आज जब पूरा देश रोशनी से जगमगा रहा है, तब भी बिहार की ये पावन व क्रांतिकारी धरती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पलायन के अंधकार में डूबी हुई। पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में तेजस्वी ने लोगों से बदलाव का दिया जलाने की अपील की। इस दिवाली सिर्फ मिट्टी का दिया ही नहीं, बल्कि बदलाव, समृद्धि और नौकरी वाली खुशहाली का भी दीप जलाना है। आरजेडी के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिए गए बधाई के संदेश के आखिर में तेजस्वी ने खुद को बिहार का बेटा कहा। आपका अपना भाई, बेटा और साथी तेजस्वी। जय बिहार की जनता। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई। नामांकन के आखिरी दिन कई दिग्गजों ने पर्चा भरा। दूसरे चरण के तहत 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी, जबकि 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण के तहत जिन सीटों पर वोटिंग होगी उनमें बिहार के 20 जिले शामिल हैं, जबकि कुल 22 लोकसभा क्षेत्र होंगे। दूसरे चरण के तहत 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में जिन 122 सीटों पर वोटिंग होगी उन सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनावों में एनडीए ने बाजी मारी थी। एनडीए को 66 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 49 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। 2020 के विधानसभा चुनावों में एनडीए में शामिल बीजेपी को 42, जेडीयू को 20, हम को 4 सीटें मिली थी। वहीं महागठबंधन में शामिल आरजेडी को 33, कांग्रेस को 11 और वामपंथी दलों को 5 सीटें मिली थी। विधानसभा चुनाव के लिए 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। काराकाट विधानसभा सीट से पवन सिंह तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ज्योति सिंह ने इस सीट से नामांकन जरूर भर दिया है, जिसके चलते एक बार फिर वो सुर्खियों में आ गए। समर्थक फूल बरसा रहे थे और ज्योति सिंह हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। पीली साड़ी, मांग में सिंदूर, गले में गेंदे की माला और चेहरे पर मुस्कान। कार के सनरूफ से बाहर निकलकर ज्योति सिंह जब नामांकन भरने के लिए रवाना हुई तो काराकाट का नजारा कुछ ऐसा था। ज्योति सिंह ने काराकाट विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन भरा। नामांकन के बाद ज्योति सिंह बाहर निकल रही थी। उस वक्त भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके चलते प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। नामांकन से पहले ज्योति सिंह मंदिर भी पहुंची और भगवान से आशीर्वाद लिया। कुछ दिन पहले ज्योति सिंह ने जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद चर्चा थी कि वो जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि प्रशांत किशोर के साथ बात नहीं बनने के बाद ज्योति सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने से काराकाट सीट पर मुकाबला और दिलचस्प हो गया। मैं कंफ्यूज थी कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। उस समय सबसे ज़्यादा कॉल मुझे महिलाएं करती थी और मुझे महिलाओं द्वारा ही बोला गया कि नहीं, आप चुनाव लड़िए। अगर आप पीछे हटती हैं तो फिर हमारी हिम्मत टूट जाएगी। आपके साथ इतना समर्थन है, फिर भी आप अगर पीछे हट जाती हैं तो फिर हमारा क्या होगा। यहाँ महागठबंधन के अरुण सिंह और जेडीयू के पूर्व सांसद महाबली सिंह पहले ही पर्चा भर चुके हैं और अब ज्योति सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब नामांकन की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। आखिरी दिन कुछ ऐसे भी प्रत्याशी नामांकन भरने पहुंचे जो चर्चा का विषय बन गए। हाथों में पुलिस की हथकड़ी, जुबान पर सियासी अंगारे। आने वाले दिनों में चुनाव बाद हम लोग चंपारण में जीतने। ये हैं जितेंद्र तिवारी। नामांकन भरने के लिए सीधे सेंट्रल जेल से पहुंचे थे। दरअसल पिछले महीने पीएम मोदी चंपारण दौरे पर थे और तभी जितेंद्र तिवारी ने उनकी सभा के दौरान काले झंडे दिखाए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। काला झंडा इसलिए दिखाए थे कि प्रधानमंत्री जी जब आए थे यहाँ मोतिहारी 14 में, तो उन्होंने वादा किया था कि अगली बार हम आएंगे तो इसी मोतिहारी चीनी मिल के चाय से हम चीनी मिल के चीनी से चाय पियेंगे
और वह 10 साल बाद भी अगर चीनी मिल चाय नहीं पिला सका अपने चीनी से प्रधानमंत्री जी को, तो उस झूठे प्रधानमंत्री जी का विरोध तो होना चाहिए। नियम के मुताबिक आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सर्किट हाउस में नहीं ठहर सकते, लेकिन बिहार के गया जी में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गया में बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के समर्थक आचार संहिता लागू होने के बाद भी सर्किट हाउस में ठहरे थे। जानकारी मिलने पर जब मीडियाकर्मी सर्किट हाउस पहुंचे तो बीजेपी नेता और नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार के समर्थक अंडरगारमेंट में ही भाग खड़े हुए। डॉक्टर प्रेम कुमार के समर्थक गेस्ट हाउस के पीछे वाले कमरे से भागे, लेकिन इस दौरान अंडरगारमेंट में भागते एक बीजेपी कार्यकर्ता का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बिहार के दरभंगा में वोट मांगने गए नेताजी उस वक्त हक्के बक्के रह गए जब लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। गांव में सड़क न बनने से नाराज लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी सुजीत सिंह को अपने पास बैठाया और फिर कमियां गिनाई। दरभंगा के बौराम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुजीत सिंह आधारपुर गांव में वोट मांगने गए थे, लेकिन उन्हें चुनाव प्रचार करता देख ग्रामीण भड़क गए और बीजेपी प्रत्याशी सुजीत सिंह को उनके समर्थकों के सामने ही खरी खोटी सुना दी। बीजेपी प्रत्याशी सफाई देते रहे, लेकिन गांव वालों ने दो टूक कह दिया कि विकास नहीं तो वोट नहीं। बीजेपी प्रत्याशी सुजीत सिंह ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि वो अधूरे कार्य पूरे कराएंगे, तब जाकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। दिवाली के दिन वाराणसी में बड़ा सुंदर नजारा होता है। इस बार भी वैसा ही हुआ। दिवाली की रात वाराणसी में गंगा आरती के दौरान 1100 दियों से घाटों को सजाया गया। वहाँ इन 1100 दियों को अलग अलग जगह रखकर उनसे शुभ दीपावली लिखी गई। दिवाली की रौनक से जगमगाए गंगा घाट पर आरती भी खास रही। दिवाली की शाम की गई गंगा आरती इसलिए भी खास है क्योंकि बरसात के बाद पहली बार आरती अपने निर्धारित जगह पर हुई। दिवाली वाली शाम गंगा आरती में शामिल होने के लिए हजारों लोग पहुंचे थे।